सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा हो, इतनी गर्मी कि सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ही धड़ाम से धड़ाम हो जाए, जमीन को छूने से ही त्वचा जल जाए और बस 20 सेकंड बाहर रहने से आप बेहोश हो जाओ। इंसानियत अंदर ही बंद हो गई है और खाना पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया है। इसी खौफ में हमारा प्रोटेगनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 5 साल तक सरवाइव किया, लेकिन उसने उसे ही धोखा दे दिया और आखिरी सप्लाई के लिए किसी को उसे मारने भेज दिया। लेकिन उसकी बदले की भूख इतनी ज्यादा थी कि वो समय में पीछे चला गया। इस बार वो पूरी तरह तैयार होगा। अपने सबस्पेस की मदद से, जिसमें इन्फिनिट स्टोरेज है और अंदर समय जम गया है, वो बिलियंस का सामान स्टॉक पाइल करेगा और वो अपनी पावर्स और सप्लाई का इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं सोचेगा। जो उसे चाहिए वो लेगा और उनसे बदला लेगा। जिन्होंने उसकी पिछली जिंदगी बर्बाद की, वो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। खाना, गर्ल्स और एक ठंडे पानी का पूल जली हुई अपोकैलिप्स के बीच में। शहर की सड़कों से एक बस इवैक्यूएशन लोकेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है। बस के अंदर एक वुमन एहसास करती है कि वो इतनी जल्दी में थी कि उसने कोई इवैक्यूएशन सप्लाई ही नहीं लाई। इस वजह से उसे जांग नान सिटी में नई चीजें खरीदनी होंगी। उसके बगल में बैठा आदमी पूछता है कि क्या उसने न्यूज़ देखी है। नान सिटी के वॉलमार्ट और गली के वेयरहाउस का सारा माल हटा दिया गया है। असल में यह पुरानी खबर है, क्योंकि आज शानकिंग में डोंगमिंग लेक सूख गई और दैनोंग वेयरहाउस भी खाली हो गया है। वुमन अनुमान लगाती है कि इन सब सप्लाई की कुल कीमत बिलियंस में होगी, लेकिन असल में वह ट्रिलियंस में है। उसके पीछे बैठा एक और आदमी कंफर्म करता है कि सप्लाई का लॉस और अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स सब कुछ की सतह है। सच्चाई यह है कि दुनिया खत्म होने वाली है। बस के लोग अचानक इस विचार से डर जाते हैं, लेकिन वो अजीब आदमी पर विश्वास नहीं करते। उनमें से एक कहता है कि वो वास्तव में दुनिया के अंत का इंतजार कर रहा है। उस नजरा में सभी जीव बराबर हो जाएंगे। हालांकि ये सच नहीं है। अजीब आदमी जानता है कि दुनिया के अंत में भी कोई दिन ऐसा नहीं होता जब सभी जीव बराबर हो जाए, क्योंकि उसने पिछले जन्म में अपनी आंखों से यह सब देखा है। बिल्डिंग्स नष्ट हो गई थीं और इंसानियत ने जो कुछ बनाया था सब मिट गया था। उसके ऊपर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स धरती पर घूम रहे थे और सब कुछ पूरी तरह होपलेस था। उसके पिछले जीवन में वो बस एक सामान्य डिलीवरी मैन था, जो अपोकैलिप्स के बारे में सबकी तरह ही हैरान था। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तेजी से बढ़ा, क्रस्टल मूवमेंट्स बार बार होने लगी और जमीन के नीचे छुपे मॉन्स्टर्स भी सरफेस पर आ गए। उस वजह से पूरी दुनिया बदल गई और नई दुनिया में एक नया ऑर्डर है। सप्लाई की एक्सट्रीम स्कैरसिटी, भले ही वो बस एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स हो, हैम सॉसेज हो या बर्फ का एक टुकड़ा, लोगों को अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह आदमी सबसे अलग है, क्योंकि उसने सब कुछ खुद देखा है। उसका नाम सियू चेन है और वो अपोकैलिप्स शुरू होने से 1 महीने पहले अपने पिछले लाइफ में मरने के बाद रिबॉर्न हुआ है। उस वजह से उसके पास सारा एक्सपीरियंस है और अब वो पहले से प्लान करके अपनी बेस्ट लाइफ जीने की तैयारी कर सकता है। जब वो सोच में डूबा है, पहली वाली वुमन उससे बात करने के लिए पास आती है। उसने जो कहा था उससे थोड़ा डर गई है और वो इस पूरी चीज के दौरान साथ देने के लिए किसी को ढूंढ रही है। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य से वो आदमी नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। वो उसे अकेला छोड़कर अपनी डेस्टिनेशन आने पर बस से उतर जाता है। उसे लोगों की जरूरत नहीं है जो उसे रोके। जब उसे पता है कि एपोकलिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सप्लाईज की लूट। अपनी लास्ट लाइफ में उसने सप्लाईज ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट किया था, इसलिए इस बार उसे एडवांस में प्रिपेयर्ड रहना है। उसकी नजर उस वेयरहाउस पर है जहां वो डिलीवरी मैन की जॉब करता है। वो दरवाजे के पास टंगे हैंगर से अपना वर्क जैकेट उठाता है और स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर खड़ा एक कोवर्कर उसे बताता है कि 21 सेकंड्स लेट होने की वजह से उसकी हाफ डे की सैलरी काट ली जाएगी। लड़का सॉरी बोलकर वेयरहाउस के अंदर चला जाता है ताकि उसे खुद के लिए क्लियर कर सके। अपनी पिछली लाइफ में जब अपोकलिप्स आया था, तब इस वेयरहाउस का बॉस पहले ही भाग गया था और उसकी
एनुअल सैलरी बेकार हो गई थी, इसलिए ये सप्लाईज अब उसकी कॉम्पेंसेशन बनने वाली है। सब कुछ अकेले लेने के लिए वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है, जिसे स्पेस कहते हैं। ये स्थानिक एबिलिटी उसे अपने आसपास की हर चीज को अपनी विल से टेंस ऑफ थाउजेंड्स मीटर्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक सुपर लार्ज क्यूबिक स्पेस में स्टोर करने देती है। स्पेस वेयरहाउस में अनफोल्ड हो जाता है और वो राइस, कुकिंग ऑयल, मीट और बाकी फूड स्टफ्स समेत ढेर सारी सप्लाईज ग्रैब कर लेता है। शविंग समेत सब कुछ उसके स्पेस में स्टोर हो जाता है। इस तरह वो $0 में ह्यूज अमाउंट की सप्लाईज परचेस कर लेता है। इसी एबिलिटी की वजह से वो 2 पूरी लेक्स ड्राई कर चुका था और कई सिटीज को लूट भी कर चुका था जो अपोकलिप्स में डिस्ट्रॉय होने वाली थी। पिछली लाइफ में इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट भी लग्जरी था, लेकिन अब अपनी स्थानिक एबिलिटी से वो टन्स ऑफ फ्रेश फूड को फ्रोजन टाइम में स्टोर कर सकता है, जिससे खाना चाहे जितना टाइम रहे फ्रेश ही रहता है। अब उसे सरवाइव करने के लिए एपोक्लिप्स में मिट्टी नहीं खानी पड़ेगी जैसे पिछली लाइफ में खानी पड़ी थी। सारी सप्लाईज कलेक्ट करने के बाद वो फाइनली राहत की सांस लेता है कि इस नई लाइफ में उसे सफर नहीं करना पड़ेगा। जब वो अपनी गैदर्ड सप्लाईज चेक कर रहा होता है, तभी 3 आदमी स्टोरेज एरिया में एंटर करते हैं ताकि सप्लाईज क्लियर कर सके। वे सब शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि जगह पूरी तरह एम्प्टी होकर एक मैसिव हॉल बन चुकी होती है। वहां कोई नहीं है सिवाय बीच में खड़े उस अजीब आदमी के। तो वे उससे पूछते हैं कि सारी सप्लाईज कहां गई। वो कामली बता देता है कि उसने सब कुछ अपने लिए ले लिया है। उसकी नॉनशलेंट एडमिशन से वे और शॉक्ड हो जाते हैं और उसे पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन वो आसानी से अपनी पावर से डॉज करके बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और कहता है कि अब वो लेट नहीं होगा क्योंकि वो क्विट कर रहा है। फिर वो बेरली टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है, ठीक उस समय जब उनमें से एक उसे पकड़ने ही वाला होता है। तीनों आदमी उसे ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह डिसअपियर हो चुका होता है। वेयरहाउस के बाहर जमीन के पास एक पोर्टल खुलता है और वो आदमी बैकफ्लिप मारते हुए उससे बाहर आता है और बिल्डिंग्स के बीच की एलीवे में सेफली लैंड करता है। उसकी ये दूसरी एबिलिटी स्पेस जंप कहलाती है, जो उसे जब चाहे 3 मीटर स्पेस के अंदर मूव करने देती है। एपोकलिप्स में इसी एबिलिटी से वो एबंडन्ड बिल्डिंग्स में एंटर करके सप्लाईज ढूंढता था और डेंजरस सिचुएशन से सेफली एस्केप भी करता था। म्यूटेंट बीस्ट्स के सामने भी स्पेस जंप ने क्रूशियल मोमेंट्स में उसकी जान बचाई थी। अब उसका जीरो कॉस्ट शॉपिंग मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो अपना वर्क जैकेट हवा में उछालता है और वेयरहाउस से दूर वॉक करने लगता है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है और वो पॉकेट से निकालकर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट मैसेज देखता है। मैसेज बताता है कि अर्थ पर इंटेंस मूवमेंट हो रही है, जिससे लोकलाइज नेचुरल डिजास्टर्स अलग अलग जगह पर अपीयर हो रहे हैं। वार्निंग दी जाती है कि केयरफुल रहे, लेकिन कहा जाता है कि ये डिजास्टर्स डेली लाइफ को अफेक्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पैनिक न करें ताकि पब्लिक काम रहे। क्या उन्हें पता भी है कि दुनिया खत्म होने वाली है? फोन देखते हुए ही उसे एक कॉल आती है और कॉलर का नाम देखते ही उसका चेहरा से मुरझा जाता है। वो एक औरत है, जांग शावन, और उसका नाम देखते ही उसके हाथ गुस्से से कांपने लगते हैं। सुचेन डीप ब्रेथ लेकर कॉल उठा लेता है। जैसे ही वो फोन कान से लगाता है, उधर से उसकी गुस्से भरी आवाज चिल्लाते हुए आती है। काफी टाइम से उसने उससे बात नहीं की थी और वो इस बात पर एंग्री है कि वो बिना बताए गायब हो गया। यहां तक कि उसने अपना हाउस भी रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू सेल पर डाल दिया। वो पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि हाउस बेचने के बाद कोई वुमन उसके साथ रहना चाहेगी। फोन की दूसरी तरफ की वुमन उसकी फियांसे शाओकियान है, जिससे वो बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उधर वो लिपस्टिक लगा रही है क्योंकि अभी अभी वो किसी दूसरे आदमी के साथ चीटिंग करके उठी है। वो लगातार सुचैन को इंसल्ट करती रहती है और पूछती है कि क्या उसे एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है। उसे हाउस की परवाह नहीं हो सकती, लेकिन वो एक वुमन है और चाहती है कि वो हाउस उसे गिफ्ट कर दे ताकि वो रिलेशनशिप में सिक्योर फील कर सके और हाउस का ओनरशिप उसके नाम ट्रांसफर कर दे, वरना वो उससे शादी करने से मना कर देगी। वो बताती है कि वो शंगडू वापस आ रही है
और उम्मीद करती है कि वहां पहुंचकर वे और बात करेंगे, लेकिन वो बिना जवाब दिए कॉल एंड कर देता है। शौकियान ने पिछली लाइफ के एपोक्लिप्स में उसके साथ 5 साल बिताए थे। वह हर जगह सप्लाईज ढूंढता रहा ताकि उसे खिला सके, और उसे एक सेफ हाउस में ले आया जहां वह उसका ख्याल रखता रहा। अगर वह न होता तो वह भूख से मर जाती और दुनिया के अंत के बीच ही खत्म हो जाती। फिर भी उसने कई बार उसके साथ चीटिंग की, एक वायलेंट आदमी के साथ जो सूचन को कई बार पीटता था जब भी वह खाली हाथ वापस आता था। एक दिन श्याओयू ने उसी सेफ हाउस में सूचेन को मार डाला जहां उसने श्याओ कियन की देखभाल की थी, और वह भी उसके सामने। फिर उसके डेड बॉडी के सामने ही उसके साथ खुल मिलकर मजे करता रहा, उसे यूजलेस कहते हुए। श्याओ कियन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने श्याओ से कहा कि सूचेन अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से मरा, और वह कोने में धीरे धीरे मरते हुए अपनी आखिरी सांस तक यह सब होता हुआ देखता रहा। पिछली लाइफ में उसके साथ बहुत गलत हुआ था और उसने एक बार अपनी लाइफ उस पर ट्रस्ट करके गलती की थी, लेकिन इस बार जंग शाओकियान और वो आदमी शियायू जिसके साथ उसने चीटिंग की, दोनों को अपने हर किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट यह पक्का करेगा कि वे आसानी से नहीं मरेंगे और उसे जो दर्द उन्होंने दिया वह 100 गुना ज्यादा महसूस करेंगे। उनके किए की सोच से उसका हाथ गुस्से में कांपता है, लेकिन वह डीप ब्रेथ लेकर खुद को काम कर लेता है। अभी के लिए उसे अपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए इनफ सप्लाईज जुटाने की क्वेस्ट जारी रखनी है। बाकी चीजें जो उसे चाहिए वे सिर्फ पैसे से खरीदी जा सकती हैं, और इसलिए उसे पहले यह समझना होगा कि पैसे आएंगे कहां से। वह अपने रियल एस्टेट एजेंट मैनेजर लू को कॉल करता है और अपना हाउस मार्केट प्राइस के आधे में बेचने का ऑफर देता है। उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि उसे पैसे कैश में चाहिए और अभी चाहिए। डील सेट होने के बाद वह ड्रीम रियल एस्टेट की तरफ बढ़ता है ताकि हाउस की डील फाइनल से कर सके। लेकिन वहां पहुंचकर वह शियावान को शियाओ यू के साथ उसका इंतजार करते देखता है, जिसके हाथ में बेसबॉल बैट है। सूचेन बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और उन्हें इग्नोर करते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, लेकिन शाओ यू रास्ता रोक लेता है और गुस्से में पूछता है कि वह उनकी हाउस बेचने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इसलिए वह पक्का करेगा कि सूचेन कल का सूरज नहीं देखेगा। गुंडा बोल ही रहा होता है कि सूचेन आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लेता है, फिर उसे हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। श्यावान अपने लवर को बचाने के लिए कूद पड़ती है और उसकी जैकेट खींचते हुए चिल्लाने लगती है कि कोई उन्हें मर्डरर से बचाए। सूचेन बिना समय गंवाए उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वह उड़कर जमीन पर गिर जाती है। वह शौक में उसे देखती रह जाती है कि उसने सच में उसे हाथ लगाया। इस बीच वह जमीन पर पड़े श्याओ का गला दबाता रहता है, जो मदद के लिए भीख मांगता है। सुचैन उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी नहीं मरेगा, फिर उसे छोड़ देता है, जिससे वह डर के मारे पीछे हटता हुआ जोर जोर से खांसने लगता है। श्योन अपने इंजर्ड लवर को चेक करने जाती है, जबकि सुचेन दोनों को पार करते हुए ऑफिस के अंदर चला जाता है। शाओकियन अभी भी सबक नहीं सीखती और सुचेन को घुटनों पर बैठकर जल्दी से माफी मांगने का ऑर्डर देती है, जब तक वह ज्यादा एंग्री नहीं हुई है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह धमकी देती है कि उसे शादी नहीं करेगी, लेकिन उसकी ये खाली धमकियां उसी वक्त रुक जाती हैं जब वह मुड़कर उन्हें घूरता है। दोनों डर से जम जाते हैं और फिर भाग जाते हैं, उसे अकेला छोड़कर। अब जब वे फाइनली जा चुके हैं, वह अंदर जाकर रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है, जो उसे पानी का गिलास देता है। बूढ़ा आदमी इतने कम दाम पर हाउस बेचने की बात से बहुत एक्साइटेड दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एसू चेन को बेवकूफ समझता है कि वह 1 मिलियन से ज्यादा की कीमत वाले हाउस को आधे दाम में बेच रहा है। ऐसे डील से वह जल्दी खरीद बेचकर बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। इसलिए वह तुरंत फुल पेमेंट करने के लिए मान जाता है और एसयू चेन को साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है। डील पूरी होने के बाद सुचिन ऑफिस से निकलता है और उसके बैंक अकाउंट में लगभग 1 मिलियन जुड़ जाते हैं। अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, लेकिन शंगडू जहां वह रहता है एक इनलैंड सिटी है जो अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वॉल्केनिक इरप्शन से दूर है जो बाकी एशिया में हो रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट पब्लिक को काम रखने की कोशिश कर रही है,
इसलिए एरिया में अभी भी नॉर्मली का एहसास है और सोसाइटी ठीक से चल रही है। अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते हुए वह एक फ्लायर देखता है जो फास्ट और हाई इंटरेस्ट लोन्स का ऐड करता है। इससे उसे आइडिया आता है और वह डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के सहारे प्रॉपर्टी गिरवी करके और ज्यादा पैसे जुटाएगा। इस तरह वह ग्रेट सी लॉजेंस पहुंचता है जहां एक मोटा तगड़ा आदमी सिगरेट पीते हुए मिलता है। ये वोंगढाई है, शियाओ का बड़ा भाई। पिछली लाइफ में यह आदमी अपोक्लिप्स की शुरुआत में ही म्यूटेंट बीस्ट्स के मुंह में मर गया था। ढाई नोटिस करता है कि उसका हाउस ज्यादा कीमती नहीं है। सुचिन सिर्फ यह जानना चाहता है कि वह अपने लो वैल्यू हाउस पर कितना बोरो कर सकता है। बड़ा आदमी उसे $500,000 देने का ऑफर करता है। बस शर्त यह है कि वह प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी उसके पास फेथ के तौर पर छोड़ दे। सुचिन डिमांड करता है कि एक्स्ट्रा 100,000 उसे तुरंत दिए जाए, तभी डील होगी। वह प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट टेबल पर पटकता है और सामने वाले आदमी की आंखों में देखते हुए प्रॉमिस करता है कि 1 हफ्ते में पैसा लौटा देगा, ताकि वह इस डील से प्रॉफिट कमाकर सब कुछ एक साथ चुका सके। दई इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो जाता है और उसे लगता है कि सुचेन भी एक गैम्बलर है। बूढ़ा आदमी मानता है कि सुचेन बेवकूफ है जो सोच रहा है कि वो एक ही दिन में अपनी लाइफ बदल देगा। उसे जरा भी आइडिया नहीं है कि सुचेन का प्लान कितना दूर तक जाता है। धई मुस्कुराते हुए सिगरेट का लंबा कश लेता है और ऑफर पर सोचता है। लंबी बातचीत के बाद सुचेन ऑफिस से बाहर निकलता है और उसी दिन दूसरी बार उसके बैंक अकाउंट में आधे मिलियन से ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब उसके पास अपोकलिप्स की तैयारी के लिए सप्लाईज खरीदने के लिए पूरा पैसा है। वहीं दूसरी तरफ शाओवन और चाओयू पार्क में लड़खड़ाते हुए चलते हैं क्योंकि वे अभी अभी सुचेन से भागकर आए हैं और शाओयू गला दबने की वजह से अभी भी ऑलमोस्ट बेहोश जैसा है। टैक्सी से उतरते हुए शाओन लगातार सुचेन की शिकायत करती रहती है। तभी वे देखते हैं कि सुचेन फिर से कैजुअली रोड पर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है और दोनों शॉक हो जाते हैं कि वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे घूम रहा है। इसलिए वे उसे सीक्रेटली फॉलो करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन सू सोसाइटी कोलैप्स होने से पहले नेक्स्ट मेजर रिसोर्स ग्रैब के बारे में सोच रहा होता है। उसे याद है कि कई कमर्शियल बिल्डिंग्स सी वाटर बैकफ्लो, रैपिड फ्रीजिंग और एक्सट्रीम कोल्ड से कोलैप्स हो गई थी, लेकिन ग्रीन सिटी होटल आखिर तक बचा रहा था। इसलिए वो वहीं जाता है ताकि देख सके कि वो इसका एडवांटेज कैसे ले सकता है। उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट पूरी तरह वेल इक्विप्ड है और उसमें स्विमिंग पूल भी है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर मैनेज करने में हेल्प करेगा। फिलहाल उसे बेस की तरह यूज करना अच्छा रहेगा और लंबे समय तक वहां रहना भी बुरा आइडिया नहीं है। ग्रीन सिटी होटल में एंटर करते ही एक वुमन उसे नोटिस करती है। वो अपना नाम ल्यूशिन रुई बताती है, जो रेस्टोरेंट मैनेजर है, और पूछती है कि वो उसकी कैसे हेल्प कर सकती है। सू कहता है कि वो शानदार भोजन के लिए 1000 टेबल्स फूड ऑर्डर करना चाहता है और पूछता है कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं। नंबर सुनकर मैनेजर शॉक हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद एक्साइटेड होकर मान जाती है। लेकिन प्राइस रेंज 5,000 से 10,000 और इवन 1 लाख पर टेबल तक है। सुचेन 10,000 वाले टेबल्स चूज करता है, मतलब टोटल प्राइस लगभग 10 मिलियन होगी और वो 50,000 डिपॉजिट देने को तैयार है अगर डिलीवरी उसके दिए एड्रेस पर हो। मैनेजर उसके ग्रैंड बिहेवियर से इंप्रेस होकर सोचती है कि शायद वो हिडन रिच फैमिली से है। उसे नहीं पता कि ये सब बड़े लोन्स और हाउस सेल से आया है। वो 50,000 डिपॉजिट की कंडीशन मान लेती है और पेमेंट के लिए उसे अपने ऑफिस ले जाती है, जबकि सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट ही 50,000 के आसपास है। लेकिन रिच क्लाइंट्स से रिलेशन बनाने के लिए स्मूथ नेगोशिएशन जरूरी है। ऑफिस जाते हुए वो कैजुअली पूछती है कि क्या वो जल्द शादी कर रहा है, और कोई एक्सक्यूज न होने पर वो कहानी बना देता है कि वो शादी कर रहा है, इसलिए शानदार खाना चाहिए। साथ ही प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बुक करने को कहता है। निगोशिएशन के बाद सुचेन होटल से बाहर निकलता है, खुश कि उसने सिर्फ 50,000 डिपॉजिट देकर 10 मिलियन वर्थ डिशेस फिक्स कर ली। फाइनल पेमेंट तक तो पोस्ट अपोकलिप्टिक हीट में आइस का एक ब्लॉक भी बिलियंस का हो जाएगा।
अंदर मैनेजर भी डील से खुश है और सोचती है कि वो हनीमून के लिए सब कर रहा है और जो उससे शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। तभी शाओकियान होटल में आकर मैनेजर से सूचेन के बारे में पूछती है। मैनेजर पहले उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करती है, फिर बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने 1000 टेबल्स बैंक्वेट ऑर्डर किया है और कहती है कि ऐसा बॉयफ्रेंड होना अमेजिंग होगा। मन ही मन मैनेजर सोचती है कि यह लड़की बस 7 लेवल की ब्यूटी है और एटीट्यूड बहुत हाई है, पर रिच लोग अक्सर ऐसी गर्ल्स पसंद करते हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं कि सूचेन 10 मिलियन बैंक्वेट ऑर्डर कर सकता है। उन्हें विश्वास नहीं होता, पर मैनेजर कहती है कि रिच लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर खेलते हैं और वेडिंग डे पर ही वेल्थ रिवील करते हैं। वे फिर भी बिलीव नहीं करते, लेकिन मैनेजर प्रूफ दिखाती है कि सूचेन ने 50,000 डिपॉजिट ट्रांसफर किया है। दोनों होटल से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि उसने इतने फैंसी 5 स्टार होटल में इतने टेबल्स क्यों ऑर्डर किए, किसे इनवाइट करेगा। कन सोचती है कि वो उसे अपने रिच सर्कल से इंट्रोड्यूस करके लग्जरी लाइफ में ले जाना चाहता है। श्याओ पूछता है अब क्या करे। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो वो हाथ झटक देती है और डिसाइड करती है कि उसे जल्दी से सूचेन के साथ पैचअप के चांसेस बनाने होंगे। अपने माइंड में वो लग्जरी लाइफ इमेजिन करने लगती है, जहां वो फैंसी क्लोथ्स में, लग्जूरियस हाउस में, मेड्स और बटलर्स से घिरी रहती है। इस सोच से ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा चांस सूचेन जैसा आदमी दे सकता है। उधर सूचेन अपने ओल्ड होम लौटता है और जीरो कॉस्ट परचेस की प्लानिंग जारी रखता है, जो असल में चोरी ही थी, क्योंकि वो कुछ भी वापस करने या पैसे देने का प्लान नहीं रखता। रेड के दौरान कई एसेंशियल आइटम्स अभी तक नहीं खरीदे गए थे और बाकी पैसा काफी नहीं था, इसलिए वो ऑनलाइन लोन एप्स का यूज करके जल्दी बहुत पैसा लेने की ट्रिक अपनाता है। पूरे दोपहर वो 80 से ज्यादा एप्स डाउनलोड करता है, सेल्फीज लेता है और 30,000 युएन से ऊपर के लोन्स लेता जाता है। एंड में लगभग 9,70,000 युएन लोन्स मिल जाते हैं और वो फिर से शॉपिंग स्प्री के लिए रेडी हो जाता है। वो बेड पर गिर जाता है, बेहोश होने जैसा फील करता है, पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि अभी फायर प्लेसेस, आइस मेकर्स, आइस ब्लॉक्स, स्मोकलेस कोयला और कई रेयर सप्लाईज खरीदनी बाकी है, जो सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती लेकिन ऑनलाइन फास्ट डिलीवरी से मिल सकती है। अपोकालिप्स की एक्सट्रीम हीट और सीवियर कोल्ड सरवाइव करने के लिए ये सब जरूरी है। टेम्परेचर चेंजेस सरवाइव करना पूरी तरह इन मटेरियल्स पर डिपेंड करेगा, इसलिए वो मल्टीपल कंपनीज से कांटेक्ट करके ऑर्डर्स प्लेस करता है। सबसे पहले 2000 टन स्मोकलेस कोयला ऑर्डर करता है और 500,000 युएन डिपॉजिट देने की ऑफर करता है। फिर आइस फैक्ट्री से भी टन्स ऑफ आइस ऑर्डर करता है। कुछ कंपनीज फेस टू फेस डिस्कशन चाहती हैं, इसलिए वो अपार्टमेंट से निकलकर आइस मेकर से मिलने जाता है। बाहर कदम रखते ही वो एक न्यू फेस से टकराता है और उसके पीछे एक अनवांटेड ओल्ड फेस भी दिखती है। उसका नाम लीना है और वो शाओन की क्लोज फ्रेंड है। असल में वही थी जिसने दोनों की मुलाकात करवाई थी और उसे उस भयानक रिलेशनशिप में फंसा दिया था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उसकी फ्रेंड पीछे पीछे चलती है। फिर कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत मिस कर रही थी। वो पूछता है कि क्या वो सच में उसे मिस कर रही थी या उसके हाउस को मिस कर रही थी। लीना अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड बस उसे टेस्ट कर रही थी और उसे क्लूलेस कहकर अक्यूज करती है कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि शाओकियान उसके बिना कितनी सैड थी। पैसों की लालची गर्लफ्रेंड तुरंत मौका लेकर सूचेन की आर्म पकड़ लेती है और उसे मनाने लगती है। कहती है कि वो उसके साथ वॉक पर चले और कल उसे डांटने के लिए सॉरी भी बोलती है ताकि वो उससे नाराज ना हो। लेकिन ये एक्ट उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि वो बिजी है, वो खुद जाकर घूम ले। शाओकियान शॉक हो जाती है कि सूचेन इतना एरोगेंट कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन लीना उसे रियलिटी में लाकर बताती है कि वो कहीं टैक्सी लेकर जा रहा है। शायद ये उसकी फाइनल टेस्ट हो, इसलिए वो उसे दूसरी टैक्सी से फॉलो करने को कहती है।
सु आइस फैक्ट्री पहुंचता है मैनेजर से मिलने और ऑर्डर कंफर्म करने। बूढ़ा मैनेजर उसे ग्रीट करता है और हैरान होता है कि इतनी कम उम्र में वो इतना बड़ा खरीदारी कर रहा है। दोनों हैंडशेक करते हैं और वो पूछता है कि 2000 टन्स आइस प्रोड्यूस और शिप होने में कितना टाइम लगेगा। मैनेजर अश्योर करता है कि उनकी फैक्ट्री बहुत एफिशिएंट है और स्टेट की बेस्ट फैक्ट्रीज में से एक है। वो प्रॉमिस करता है कि एडिबल आइस 3 डेज में डिलीवर हो जाएगी और टोटल प्राइस 8 लाख डब्ल्यू होगी। सू अग्री करता है और 1 लाख डब्ल्यू डिपॉजिट दे देता है, फिर डिलीवरी के लिए एड्रेस भी दे देता है। डील कंफर्म होने के बाद मैनेजर पूछता है कि उसे इतनी ज्यादा आइस क्यों चाहिए, क्या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है? अगर वो रेगुलर ऑर्गेनाइजर है तो फ्यूचर में पार्टनरशिप हो सकती है। मैनेजर कुछ हद तक सही भी था क्योंकि सच में बड़ा इवेंट आने वाला था, लेकिन सुचेन कैजुअली अपोकलिप्स के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि वो सारी आइस चैरिटी के लिए अलाशन डोनेट करेगा। मैनेजर सरप्राइज्ड होता है, लेकिन आखिर में एंट्रेंस पर ही 8 लाख यूएन की डील सेटल हो जाती है और वो सोचता है कि ये यंग मैन जरूर कोई खास इंसान है। वो उसकी टैक्सी को जाते देख रहा होता है कि तभी एक और टैक्सी रुकती है और वो सोचता है कि शायद कोई और बिना अपॉइंटमेंट बिजनेस के लिए आया है। चाओकियन और लीना टैक्सी से उतरकर मैनेजर से बात करती हैं। कियन बताती है कि सुचेन उसका फियांसे है और पूछती है कि वे क्या बात कर रहे थे। मैनेजर को थोड़ा डाउट होता है कि कहीं यह कोई डिटेक्टिव ड्रामा तो नहीं, फिर भी वो बता देता है कि सुचेन ने 8 लाख युआन की आइस ऑर्डर की है। चाओकियान और लेना लगभग चिल्ला पड़ती है क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया कि सुचेन कोई सेकंड जनरेशन सुपर रिच पर्सनालिटी है। कोई भी नॉर्मल इंसान सिर्फ आइस पर इतना पैसा खर्च नहीं करेगा। लेना बेचैनी से पूछती है कि वो इतनी आइस का क्या करेगा और मैनेजर बताता है कि वो इसे चैरिटी में डोनेट करने वाला है। ये सुनकर वो दोनों और शॉक हो जाती है। इधर हमारा प्रोटोगोनिस्ट अब अपोकलिप्स सरवाइव करने के लिए सारे जरूरी आइटम्स खरीद चुका है और डिसाइड करता है कि दुनिया केओस में जाने से पहले थोड़ा टाइम एंजॉय कर ले। पिछली लाइफ में वो इतना बिजी था कि लग्जरी के बारे में सोच भी नहीं पाया, स्मॉल कैफे जाना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो एक फैंसी रेस्टोरेंट में रिलैक्स करने जाता है। वेट्रेस उसे वेलकम करके मेन्यू देती है जिसमें बटर चिकन, नान, स्मोक्ड स्टेक जैसे टेस्टी फूड्स हैं और हर आइटम की प्राइस 4 डिजिट्स तक जाती है। एक मिस्ट्री आइटम उसकी नजर पकड़ता है जिसकी प्राइस 17,000 येन है। वो पूछता है तो वेट्रेस बताती है कि यह हेड शेफ का पर्सनली क्राफ्टेड मील है जो उसकी इंस्पिरेशन पर डिपेंड करता है। ये इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए सुचेन वही ऑर्डर कर देता है। उसे याद आता है कि एपोकलिप्स की शुरुआत में एक स्ट्रेंज फोर्स ने क्रीचर्स को म्यूटेट करके टेरिफाइंग बीस्ट्स बना दिया था। फ्लड्स के दौरान जायंट सर्पेंट जैसे मॉन्स्टर्स भी आए थे, इसलिए उसे फ्यूचर में उनसे डील करने की तैयारी करनी होगी। लेकिन फिलहाल उसका ध्यान पिंक हेयर्ड ब्यूटी पर जाता है जो उसके टेबल की तरफ फूड लेकर आ रही है। वो खुद को रेस्टोरेंट की हेड शेफ इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि उसने उसके टेम्परामेंट के हिसाब से स्पेशली डिश बनाई है। सुचेन उसे पहले से पहचान चुका था। पिछली लाइफ में वो हेल्स शेफ द्वानिया के नाम से फेमस थी जो डिकेड मॉन्स्टर मीट को भी मैजिकल कुकिंग स्किल से टेस्टी फूड बना देती थी जिसे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन वे डिशेस म्यूटेंट बीस्ट के अंदर से आए म्यूटेशन से बनती थीं और उन्हें खाना मतलब सर्टेन डेथ। वो उसके डार्क एक्सप्रेशन को देखकर मजाक में पूछती है कि क्या वो सोच रहा है कि वो उसे पॉइजन करेगी। फिर फूड एक्सप्लेन करती है कि डिश का नाम डुअल फेस्ड लाइफ है जिसमें स्टेक का एक साइड ब्राउन बटर में फ्राइड ट्यूना है और दूसरा साइड पफ पेस्ट्री में डीप फ्राइड है, यानी 2 फ्लेवर्स वाला स्टेक जो लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। सुचेन एक्सप्रेशन छुपाकर स्टेक का बाइट लेता है। टेस्ट सच में 17,000 येन के लायक है। काश अपोकलिप्स में वो उसके लिए कुक कर पाती, लेकिन पॉइजन का रिस्क भी था। मीनवाइल रेस्टोरेंट के बाहर शाओकियान और लेना जेलसी में प्लेस को देखती हैं और सोचती हैं कि सुचेन अंदर क्या खा रहा है। उन्होंने सुना है हर डिश कम से कम 10,000 येन की है और उसका कैजुअली स्नैक के लिए आना कंफर्म करता है कि वो सेकंड जनरेशन रिच किड है। शाओकियान सोचती है कि जब वो रिच वाइफ बनेगी तो अपनी सिस्टर्स का भी ख्याल रखेगी,
इसके बाद सूचेन शांगडू के गोल्डन सेल्स वॉल्ट में आर्या स्कैन्स बार जाता है। पिछली लाइफ में वो ऐसे लग्जूरियस प्लेसेस एंजॉय नहीं कर पाया था और अपोकलिप्स के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो मौका लेकर एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे ही वो सेटल होता है, गर्ल्स का ग्रुप उसके पास बैठ जाता है। वो उनके साथ ड्रिंक करने मान जाता है, लेकिन नोटिस करता है कि एक गर्ल उतनी एंथुजियास्टिक नहीं है। उसका नाम यूनयून है और वो पहली बार क्लब आई है। उसका बॉयफ्रेंड हाल ही में चीट कर गया और दोस्तों ने उसे फन के लिए यहाँ लाया है। वो इतना डिप्रेस्ड है कि पूरा ग्लास अल्कोहल पीकर टेबल पर पटक देती है और सू चेन से पूछती है कि क्या वो सिंगल है और उसके साथ फन करना चाहेगा। गर्ल्स उसे चीयर करती हैं। तभी शाओकियान और लीना क्लब में एंटर करती हैं और दोनों को पीछे कंफर्टेबल होते देखती हैं। वो उन्हें नोटिस करता है, फिर गर्ल को शोल्डर से पकड़कर ऊपर स्टेयर्स पर ले जाता है। दोनों लड़कियां उनके पीछे भागती हैं और वो एक रैंडम बेडरूम में जाकर डोर लॉक कर देता है। वो जल्दी से माफी मांगना करना चाहता है कि उसे अचानक ऊपर ले आया, लेकिन गर्ल उसके साथ लेटने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्रोटैगोनिस्ट उसका फायदा नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो क्लियरली सैड है, इसलिए वो उसके फॉरहेड पर हल्का सा फ्लिक मारकर वार्न करता है कि बाहर न जाए और जल्दी से अपने घर में फूड स्टॉक कर ले, और एडवाइस करता है कि ऐसे प्लेसेस में न आए क्योंकि वो फ्रेंड से ज्यादा लव माइंडेड है। लेकिन फिर रियलाइज करता है कि कोई फ्यूचर बचेगा ही नहीं जिसकी वो चिंता करे। ऐसे प्लेसेस पर आना उसके लिए रेयर मौका था, पर इस सिचुएशन में उसके पास उन्हें अवॉइड करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। वो हॉल के पीछे वाले हिस्से में जाता है और देखता है कि दोनों लड़कियां उसे ढूंढने के लिए कई डोर्स लात मारकर खोल रही हैं। इनके रहते वो बाकी रात बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी तरह उनकी मैनहंट से बचकर घर चला जाता है ताकि आराम कर सके और उन रैम्पेजिंग गर्ल्स से बच सके। अगले दिन उसने जो भी ऑर्डर किया था, जैसे स्मोकलेस चारकोल और आइस, सब उसे डिलीवर हो जाता है। कई ट्रक्स उस वेयरहाउस के सामने आकर रुकते हैं जिसे उसने ड्रॉप ऑफ के लिए रेंट पर लिया था, और वो खुद उन्हें अंदर गाइड करता है ताकि गुड्स सही जगह उतारे जाए। एक ट्रक ड्राइवर को चिंता होती है कि वेयरहाउस में रिफ्रिजरेटेड रूम नहीं है जिससे आइस मेल्ट हो सकती है, लेकिन वो उन्हें टेंशन न लेने को कहता है। वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि गुड्स को अलग अलग जगह वेयरहाउस में सेट करें। इसी बीच शाओयू शाओकियान को ट्रैक करके बताता है कि सुचेन ने शहर के पास में एक बड़ा वेयरहाउस रेंट किया है और वहां बहुत सारी बड़ी मशीन्स भी लाई जा रही हैं। ये सुनकर वो क्यूरियस हो जाती है और लीना के साथ खुद देखने वेयरहाउस पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वे देखते हैं कि ग्रीन सिटी होटल का बड़ा बकेट डिलीवर होकर सेट हो रहा है। रेड कारपेट बिछा हुआ है और पूरा सेटअप शादी के आफ्टर पार्टी जैसा लग रहा है। लेना कन्विंस हो जाती है कि सूचेन प्रपोज करेगा और फिर हर डायरेक्शन से गेस्ट्स आएंगे वेडिंग देखने। शियावान अभी भी एटीट्यूड में कहती है कि अगर वो प्रपोज भी करेगा तो शायद वो एक्सेप्ट ना करे। फिर वो लीना से कहती है कि उसके साथ चलकर देखें कि सूचेन उसके लिए कितना सिंसियर है। वे उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि वो इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहा है और इतनी सप्लाईज का क्या करेगा, लेकिन वो जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है कि अगर वो बॉक्सेस वेयरहाउस में मूव करने में हेल्प करे तो वो सब कुछ बता देगा। शौकीन डिस्गस्ट हो जाती है कि वो उससे हल्का लेबर करवाना चाहता है, वो तो रिच लेडी बनने वाली है, वो ऐसे रफ काम कैसे करे। लीना उसे याद दिलाती है कि ये टेस्ट है ये देखने के लिए कि वो रिच लेडी बनने लायक है या नहीं। अभी भी शौक में होने के बावजूद वो फ्यूचर रिच लाइफस्टाइल के लिए काम करने का डिसाइड करती है और हैवी बॉक्स उठाकर शोल्डर पर रख लेती है ताकि प्रूव कर सके कि वो डेलिकेट वुमन नहीं है। लीना भी हेल्प करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि सेकंड जनरेशन रिच लोग यूजुअली लस्टफुल होते हैं और सही चांस मिला तो वो भी रिच लेडी बन सकती है। उधर सूचेन फ्री लेबर मिलते देख अंदर ही अंदर हंस रहा होता है। सप्लाईज इतनी ज्यादा थीं कि होटल के वर्कर्स के होने के बावजूद सब मूव करने में पूरा दिन लग गया और शाम तक काम खत्म हुआ। काम खत्म होने पर शाओन पूरी तरह एग्जॉस्टेड और एंग्री हो जाती है। पूरे दिन काम किया और खाना तक नहीं मिला, लेकिन अब तो वो श्योरली रिच लेडी बनेगी जैसे हमेशा सपना देखा था।
लीना भी फ्लोर पर गिरकर थक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सुचेन ने उनसे पूरा दिन हेवी चीजें उठवाई। सिर्फ आइस ब्लॉक्स ही 100 पाउंड देता है कि उसके काम के लिए उसे कोई पे नहीं मिलेगा और वो अब जा सकती है। शाओन डेस्परेटली उसे रोक कर पूछती है कि वो उसके साथ मजाक क्यों कर रहा है। श्योरली गेस्ट्स आने वाले होंगे ताकि वे दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सके। यही तो इन सब प्रेपरेशंस का रीजन था, राइट? सुचेन उसके गुड लाइफ वाले थॉट्स पर अम्यूज्ड हो जाता है। काश उनका हैप्पीली एवर आफ्टर सच में आता, लेकिन अब उसने हाउस बेच दिया है और मल्टीपल लोन्स लेकर वो ह्यूज डेट में डूबा हुआ है। पीछे से लीना शॉक में चिल्लाती है, ये इम्पॉसिबल है। उसने रेस्टोरेंट से 10 मिलियन यूएन का फूड खरीदा और हजारों सप्लाईज भी, फिर भी वो ब्रोक कैसे हो सकता है? सुचेन झूठ बोल देता है कि एक बिग बॉस चैरिटी के लिए गुड डीड करना चाहता था और वो बस हेल्प कर रहा है। बॉस गरीब लोगों को फूड और सप्लाईज देना चाहता है। ये सुनकर शाओन कंट्रोल खो देती है और उस पर झपट पड़ती है, चिल्लाती है कि उसने उससे झूठ बोला और उसे पूरे टाइम लीड ऑन करता रहा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से अटैक डॉज कर देता है और कहता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। ये सब उसकी खुद की डिल्यूजन थी और वो खुद ही गलत सोचती रही। वो जमीन पर लेटी हुई चिल्लाती रहती है, सोचती थी कि वो सेकंड जनरेशन रिच मैन है, लेकिन अब पता चला कि वो ब्रोक है, तो वो कहती है कि वो उससे शादी करने का सपना भूल जाए। ये सुनकर वो बिल्कुल काल्म रहता है क्योंकि कोई भी गोल्ड डिगर जैसी लड़की की परवाह नहीं करेगा। ये सुनकर शाओआन भड़क जाती है और गुस्से में चली जाती है, कसम खाती है कि वो उसे उसके हर काम का पछतावा करवाएगी। लीना भी पीछे पीछे जाती है, लेकिन जाने से पहले वार्निंग देती है कि अब उसका खेल खत्म है। सुचेन को इन एम्प्टी थ्रेट्स की जरा भी चिंता नहीं होती। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद पछतावा तो सिर्फ उन्हें ही होगा। दोनों न्यूसेंस के जाते ही वो वेयरहाउस लॉक कर लेता है और अपने इकट्ठा किए माउंटेन जैसे रिसोर्सेस को देखता है। अब उसे बस अपोकलिप्स आने का इंतजार करना है। वो अपनी इन्फिनिट स्टोरेज खोलकर सब कुछ स्टोर कर देता है। सब खत्म करने के बाद वो फिर से ग्रीन सिटी होटल लौटता है ताकि सिविलाइजेशन कोलैप्स होने से पहले एक और रिलैक्सिंग मील एंजॉय कर सके। होटल लॉबी में आराम से खाना खाते हुए अचानक एक लाउड ग्रुप अंदर आता है और वे सब लोग उसे पहचाने हुए लगते हैं। दई श्याओकियन से कहता है कि उसे बस श्याओ को फॉलो करना है ताकि वो वही गुड लाइफ पा सके जिसकी वो तलाश कर रही थी, क्योंकि शांगडू में उसके वर्ड्स की अभी भी काफी वैल्यू है और वो उसका अच्छे से ख्याल रख सकता है। वो यंगर मैन मौका देखकर उसे कहता है कि वो सुचेन द्वारा किए गए बैड ट्रीटमेंट की भरपाई जरूर करेगा और उसे बहुत पहले ही उस अब्यूजर को डंप कर देना चाहिए था ताकि वो उसके साथ रह सके। शाओन तुरंत उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपने साथ पकड़कर होटल के अंदर जाने देती है। फिर शाओयू उसे एश्योर करता है कि उसका बड़ा भाई पूरी कोशिश करेगा ताकि वो सुचेन से उसके लिए रिवेंज ले सके। शाओआन को अब शाओयू इतना भी बुरा नहीं लगता और उसका बड़ा भाई भी काफी वेल्थी है। उसके साथ रहना सुचेन जैसे चमचे के साथ रहने से बेहतर होगा। तभी उनकी नॉइज सुनकर सुचेन फाइनली बोल पड़ता है और उल्टा मजाक उड़ाते कहता है कि शाओन सच में चूज करने में पिकी नहीं है कि किसके साथ चिपकना है। उसकी सडन अपीयरेंस से वो शॉक हो जाती है और शाओयू तुरंत अपने भाई से कहता है कि यही वो आदमी है जिसने उसे अटैक किया था। दाई उसे पहचान लेता है कि यही वही लड़का है जिसे उसने हाल ही में ह्यूज लोन दिया था। बड़ा आदमी काफी समय से उसे ढूंढने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसका उद्धार लेने वाला वही है जिसने उसके भाई को इंसल्ट किया, तो अब उसके पास उस फूलिश लड़के के लिए और भी प्लान्स हैं। शोयू भी शॉक हो जाता है कि उसका भाई सुचेन को जानता है। तब बड़ा आदमी बताता है कि यही वही है जिसने अपना हाउस गिरवी रखकर उसे $500,000 से ज्यादा उधार किया था और ऊपर से कोइंसिडेंस ये है कि कल ही रीपेमेंट डे है, मतलब दोनों के ही उससे हिसाब बराबर करने बाकी हैं। शाओन घिन से भर जाती है कि उसमें धाई से पैसा उधार करने की भी हिम्मत थी, इसलिए इस लाइफ टाइम में तो वो कभी डेट क्लियर नहीं कर पाएगा और वो खुश होती है कि वो उससे इन्वॉल्व नहीं हुई। सुचेन नॉइजी ग्रुप से बिल्कुल भी वरीड नहीं होता और आराम से खाना खत्म करके अपना मुंह पोंछता है।
मोटा झुककर उसे रीपेमेंट को लेकर थ्रेटन करता है और कहता है कि वो यहाँ होटल में एंजॉय नहीं कर सकता जब इतना पैसा देने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। श्याओयू चिल्लाता है कि वो किसी भी हालत में पैसा वापस नहीं दे पाएगा, इसलिए बेस्ट यही है कि अभी मौका है तो उसे खत्म कर दिया जाए। पीछे खड़े थग खतरनाक स्माइल देते हैं और वो भी सू चेन पर टूट पड़ने को आतुर दिखते हैं। इसी सब के बीच मैनेजर लुई अंदर आती है ताकि सिचुएशन को समहाउ शांत कर सके। मोटा कहता है कि अगर हमारा प्रोटैगनिस्ट घुटनों पर बैठकर उससे और उसके भाई से माफी मांग ले तो वो बात करके मामला पीसफुली सेटल करने पर सोच सकता है। मैनेजर लुई सूचन से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन वो उन्हें बस सिंपल पेस्ट्स कहकर डिसमिस कर देता है। ये बात मोटे को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है। अब तक वो उसे बेसिक रिस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन आज उसके लिए सब खत्म हो गया है और उसके हिसाब से आज जो होने वाला है उससे सू चेन को कोई नहीं बचा सकता। कम से कम वो ऐसा ही सोचता है। तभी कुछ न्यू कमर्स होटल रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं और सामने खड़ा आदमी पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मोटा और सू चेन दोनों उस स्केरी लुकिंग आदमी को पहचान लेते हैं। उसका नाम गाओ चांग है और सू चेन की पिछली लाइफ में वो स्कल क्रशर के नाम से फेमस था। अपोकैलिप्स के बाद शंगडू की दुनिया में वो और हेल शेफ एक बड़ी फोर्स बन गए थे। उसने ये भी सुना था कि अपोकैलिप्स के बाद ग्रीन सिटी होटल ही म्यूटेशन शुरू होने की पहली जगह बनी थी और शायद गांव की स्कल क्रशिंग एबिलिटी भी वहीं डेवलप हुई थी, क्योंकि वो म्यूटेशन शुरू होने के समय इसी होटल में था। फिलहाल गौ शांगदू का एक वेल नॉन एंटरप्रेन्योर है जिसका अंडरग्राउंड में बड़ा नेटवर्क है और उसके कमांड में बहुत लोग हैं। वो नोटिस करता है कि सू चेन की ग्लेयर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जब केओस शांत हो जाता है और होटल में कोई मेस नहीं होता, गांव अपने बिजनेस के काम में लग जाता है। वो डुआना या को होटल के एक ऑफिस में ले जाता है जहां मिस्टर सन उनका इंतजार करते हुए वाइन का ग्लास भर रहा होता है। अंदर जाते ही शेफ पूछती है कि वो उससे क्या डिस्कस करना चाहता है। मिस्टर सन कहता है कि उसने उसके ब्यूटी के बारे में बहुत सुना है और आज फाइनली उसे सामने देख रहा है। वो उसे वाइन ऑफर करता है, लेकिन शेफ तुरंत समझ जाती है कि उसमें कोई ड्रग मिला हुआ है। वो शॉक में ग्लास को देखती रह जाती है। इसी बीच सू चेन अपने प्रेसिडेंशियल सूट बेडरूम में वाइन ग्लास घुमाते हुए बैठा है। पिछली लाइफ में वो शियान के साथ बेसमेंट में छिपा था और किसी तरह अपोकलिप्स की एक्सट्रीम हीट सरवाइव की थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम वो उसे छोड़ देगा और वो खुद उसके पीछे घूमेगी, लेकिन ये उसके लिए अच्छा मौका है पुराने हिसाब बराबर करने का और रिवेंज लेने का। वो ऊपर से देखता है कि शाओकियान और बाकी लोग पूल के पास मस्ती कर रहे हैं और उन्हें उसकी प्रेजेंस का पता भी नहीं है। दोनों आदमी स्विम सूट्स में खड़े हैं और गर्ल्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। मोटा नोटिस करता है कि हाल ही में हवा बहुत ज्यादा हॉट हो रही है और रात में तो दिन से भी ज्यादा गर्म लगती है। इसी वजह से श्याओयू ने पूल में जाने का आइडिया दिया था ताकि कूल हो सके और स्विम सूट्स में गर्ल्स को देखना उनके लिए बोनस था। दोनों आदमी इस थॉट से एक्साइटेड होकर खुशी में एक दूसरे को हग कर लेते हैं। थोड़ी देर में दोनों लड़कियां स्विम सूट्स में पूल की तरफ आती हैं और नोटिस करती हैं कि आज मून यूजुअल से ज्यादा ब्राइट है। पूल पर पहुंचकर शाओयू शाओइन का हाथ पकड़कर कन्फेस करता है कि उसका प्यार मून से भी ज्यादा ब्राइट है, लेकिन वो उसके पॉइंटलेस रोमांस में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही है और वो बस पूल में कूदना चाहती है। ऊपर से सू चेन उन्हें देखकर हंसता है क्योंकि ब्राइट रेड मून का मतलब है अपोकलिप्स शुरू होने वाला है। वो हवा में वाइन ग्लास घुमाकर एंड ऑफ द वर्ल्ड की शुरुआत के नाम पर ड्रिंक करता है। अचानक मून एक बर्निंग फ्लैश के साथ एक्सप्लोड जैसा चमकता है और बाहर खड़े चारों लोग तुरंत उसकी हीट महसूस करते हैं। वो भागकर होटल लॉबी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन मोटा स्लो होने की वजह से पीछे रह जाता है। मूनलाइट इतनी बर्निंग हॉट हो जाती है कि उनकी स्किन जलने लगती है। होटल के अंदर लोग नोटिस करते हैं कि बाहर इतनी ब्राइटनेस हो गई है जैसे दिन का सूरज निकल आया हो। मोटा के आदमी सोचते हैं कि वो ठीक होगा या नहीं,
लेकिन उनमें से एक कहता है कि शायद वो गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होगा, इसलिए उसे उसकी हैप्पीनेस के साथ छोड़ देना चाहिए। तभी शाओकियान, शाओयू और लीना लॉबी में भागते हुए आते हैं जैसे जान बचा कर आए हों। वो जमीन पर लुढ़कते हैं और डेस्परेटली कुछ कूल चीज ढूंढते हैं। उनकी स्किन पूरी बर्न्ड और रेड हो चुकी होती है। शाओ को एक फिश टैंक दिखता है और तीनों उसमें कूद जाते हैं ताकि ठंडक मिल सके। अंदर रहते हुए भी वो आपस में लड़ते रहते हैं कि पूल में कौन रहेगा और कौन बाहर निकलेगा। मोटा के आदमी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और इतने इंजर्ड क्यों दिख रहे हैं, और सबसे जरूरी सवाल ये कि मोटा कहाँ है और वो उसे छोड़कर क्यों भाग आए। शाओयू रियलाइज करता है कि वो उसके भाई को बाहर छोड़ आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी स्किन दूसरों से ज्यादा जल चुकी है और पूरे शरीर पर ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं। सब लोग जल्दी से उसकी मदद करने दौड़ते हैं, इससे पहले कि वो कोलैप्स हो जाए। उधर मिस्टर संदवानिया से पूछता है कि वो वाइन क्यों नहीं पी रही। तभी गाओ चांग बीच में बोलकर कहता है कि उसके लिए बनकेट ऑलरेडी प्रिपेयर है। लेकिन मिस्टर सन को फर्क नहीं पड़ता, उसे बस ये कंसर्न है कि दुआनिया ने उसकी वाइन नहीं पी। शंगदू में कोई भी उसके दिए वाइन को मना करने की हिम्मत नहीं करता। वो गाओचांग को पीछे हटने को कहता है क्योंकि ये उसका मैटर नहीं है। उसी मोमेंट दुआनिया समझ जाती है कि गाओचांग ने उसे ट्रैप किया है। शायद उसने ऐसा मिस्टर सन की फेवर पाने और ऊपर चढ़ने के लिए किया। मिस्टर सन खुद को शंघदू में इनविंसिबल समझता है और अक्सर विमेन को टारगेट करता है, और आज लगता है उसकी नजर दुआनिया पर पड़ गई है। वो पूरी तरह श्योर है कि उस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है और उसे किसी भी हालत में उसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। उसी मोमेंट मून एक ब्राइट रेड बर्निंग लाइट के साथ चमकने लगता है। वो लाइट गांव और मिस्टर सन दोनों को एक पल के लिए ब्लाइंड कर देती है, और हीट की वजह से वो जल्दी से कर्टन्स बंद करने दौड़ते हैं। दोनों को यकीन हो जाता है कि कुछ भयानक हो रहा है, इसलिए वो नीचे जाकर और इंफॉर्मेशन लेने का डिसाइड करते हैं। उधर दुआनिया राहत की सांस लेती है कि उस डिस्ट्रैक्शन ने उसे किसी भयानक चीज से बचा लिया। नीचे होटल में लोग लॉबी में इकट्ठा हो गए थे ताकि किसी तरह बच सके। मैनेजर लुई सबको काम रहने के लिए कहता है और बताता है कि रेस्क्यू टीम रास्ते में है जो उन्हें किसी सेफ लोकेशन पर ले जाएगी। लेकिन लोग कन्विंस नहीं होते और लॉबी में अफरा तफरी फैलने लगता है। इसी बीच गांव नीचे आता है और किसी से पूछता है कि क्या हो रहा है। उसे बताया जाता है कि अचानक टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है और न्यूज के अनुसार सैकड़ों लोग पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं। मिस्टर सन अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है ताकि कोई उसे होटल से लेने आ जाए, लेकिन उधर से जवाब मिलता है कि अभी वो पावर इश्यूज संभालने में लगे हैं, इसलिए कोई भी उसे लेने नहीं आ सकता। उधर मोटा अभी भी कॉर्नर में सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर से जल रहा है। उसके आदमी कहते हैं कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन हर बार कोई उसे छूता है तो वो दर्द से चिल्लाने लगता है। बाहर इतनी हीट है कि हॉस्पिटल पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो अपने एक आदमी शाओयू को कॉल करता है कि वो कार लेकर आए और उसे पिक करे। शाओयू पहले से ही उनके रियल एस्टेट हेडक्वार्टर्स के अंडरग्राउंड गैराज में था और कार लेकर होटल की तरफ निकल पड़ता है। अंडरग्राउंड होने की वजह से उसे हीट कम महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रीट पर आता है उसे दिखता है कि हर जगह इतनी ब्राइटनेस है जैसे अभी भी डे टाइम हो। तभी उसकी कार के टायर्स फट जाते हैं और कार रोड पर स्टॉल हो जाती है। वो मजबूर होकर कार से उतरता है और बिल्डिंग की तरफ भागता है। वो मोटे को कॉल करके कार प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान अचानक एक और ज्यादा पेनफुल चीज पर चला जाता है। हर कदम पर उसके शूज पिघलने लगते हैं और वो फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। आंखें खोलकर देखता है तो उसके पास एक पूरी तरह मेल्टेड और डिसॉल्व्ड बॉडी पड़ी होती है। वो डर के मारे चिल्लाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन जमीन से चिपक जाती है। हीट ने उसका चेहरा भी लगभग पिघला दिया होता है और वो वहीं चिपक जाता है। उधर होटल में मोटा और उसके लोग फोन से सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें सुन पाते हैं, क्योंकि हीट उसे जमीन पर रोस्ट कर रही होती है।
इस सारे अफरा तफरी के बीच सुचेन आराम से एक नाइस वेल एयर कंडीशन रूम में सो रहा होता है, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं। अचानक मून से भयंकर हीट वेव निकली, जिससे बाहर का तापमान 75 डिग्री और जमीन का 100 डिग्री पार कर गया और लोग सच में जिंदा जलने लगे, जिससे तुरंत मौतें होने लगी। इस भयंकर गर्मी की वजह से शहर का पावर सेंटर लोड नहीं ले पाया और एक बड़े धमाके के साथ पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। उधर मोटा पसीने से लथपथ होकर श्याओ डाओ को कॉल मिला रहा था, पर कॉल लगा नहीं और उसे पता चल गया कि वो अब नहीं रहा। होटल के सारे कमरे बुक होने के चक्कर में उन सबको एक ही कमरे में एडजस्ट करना पड़ रहा था, जहां शावान गुस्से में अपने लिए अलग कमरे की डिमांड कर रही थी। तभी अचानक बिजली कट गई और एसी बंद होते ही कमरे का तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला गया, जिससे पसीने में लथपथ उन सब का दम घुटने लगा। इसके बाद शावान को याद आया कि सुचेन के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक पूल है और उसने वहां चलकर कमरा हथियाने का आइडिया दिया। दूसरी तरफ सुचेन एकदम चिल मोड में अपने पूल में मजे ले रहा था, क्योंकि उसने पहले से ही बैकअप बैटरी और वर्टिकल एसी का मस्त जुगाड़ कर रखा था और कमरे को और ठंडा करने के लिए बर्फ के बड़े ब्लॉक भी लगा रखे थे। वो आराम से सोफे पर बैठकर वाइन पीते हुए अपना शानदार नाश्ता एंजॉय कर रहा था और सोच रहा था कि गांव का मौका आखिर कब आएगा। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो अंदर से एकदम ठंडी हवा का झोंका बाहर खड़े लोगों के चेहरे पर लगा। अंदर एसी, बर्फ और ढेर सारे खाने को देखकर मोटा धाई, श्यावान और श्याओयू की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर गर्मी में भुन रहे उन लोगों ने सुचेन को इन मजों में देखकर उसे पूरी तरह स्वार्थी बोला और धमकाने लगे कि वो खुद ही रास्ते से हट जाए, वरना वो लोग मिलकर जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे। मोटा जबरदस्ती सुचेन के कमरे में घुसने की कोशिश करने लगा और फालतू का बहाना बनाने लगा कि सुचेन ने उससे पैसे उधार लिए थे, इसलिए ब्याज के तौर पर उसे कमरा दे देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सुचेन ने सीधा अपनी गन निकाली और बिना कुछ सोचे मोटे के पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही मोटा धाई खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और श्यावान और श्याओयू ये देखकर पूरी तरह सदमे में आ गए कि इस बंदे के पास असली बंदूक कहां से आ गई। सुचेन ने साफ चेतावनी दी कि एक और कदम बढ़ाया तो सीधा जान से मार देगा। मोटे के हार मानने के बाद सुचेन ने श्यावान और श्याओयू को भी धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल फेंका और उन पर गन तानकर 3 तक गिनती गिनना शुरू कर दी, जिससे डरकर वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। उधर होटल की लॉबी में बाकी लोग खाने पीने की कमी से बेहाल होकर हंगामा कर रहे थे, जहां होटल की मैनेजर ने उन्हें बताया कि सारा राशन कुछ दिन पहले ही एक आदमी ने खरीद लिया था और अब बाहर से कोई डिलीवरी भी नहीं आ सकती। वो राशन दबाकर बैठने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सन था, जो मजे से कुर्सी पर बैठकर अपने ऊपर ठंडा पानी डाल रहा था। लोग उसके इस तरह पानी और खाना जमा करने का विरोध करने लगे, लेकिन मिस्टर सन ने अपने गुंडों के दम पर सबको धमकाकर चुप करा दिया। तभी सीढ़ियों से श्याओयू और श्यावान घायल मोटे को सहारा देते हुए नीचे आए और चिल्लाने लगे कि सुचेन लोगों को मार रहा है। श्यावान ने सबके सामने यह भी उगल दिया कि ऊपर सुचेन के कमरे में एसी, स्विमिंग पूल, ढेर सारा खाना, फ्राइड चिकन, शराब और बर्फ मौजूद है। ये सुनते ही भयंकर गर्मी में उबल रहे लोगों और मिस्टर सन की नीयत पूरी तरह डोल गई। मिस्टर सन ने फैसला किया कि वो सब जाकर उस कमरे पर कब्जा करेंगे और पूरी की पूरी भीड़ सुचेन के कमरे की तरफ टूट पड़ी। दरवाजे पर पहुंचते ही जब लोगों के पसीने से भीगे शरीर पर अंदर से आने वाली ठंडी हवा का एहसास हुआ तो उनका रवैया एकदम से बदल गया। वो सुचेन की झूठी तारीफें करने लगे और उसे एक समझदार इंसान बताकर मिन्नतें करने लगे कि इस इमरजेंसी में वो उन्हें भी अंदर आने दे, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। इसी ड्रामे के बीच भीड़ में आगे खड़े एक छोटे मोटे बच्चे की नजर अंदर टेबल पर रखे फ्राइड चिकन पर पड़ गई। चिकन को देखते ही वो बच्चा लालच में इतना पागल हो गया कि बिना कुछ सोचे समझे सीधा कमरे के अंदर झपटा।
लेकिन तभी उसका पैर पूरी तरह फिसला और वो अपनी मां की चीखों के बीच सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। बच्चे के गिरते ही भीड़ सू चेन पर भड़क गई और उसे एक बच्चे पर हाथ उठाने वाला क्रूर इंसान कहकर कोसने लगी। कुछ लोग उसे हत्यारा बुलाकर चिल्लाने लगे कि ऐसे आदमी को इस कमरे में रहने का कोई हक नहीं और उसे बाहर निकाल देना चाहिए। भीड़ को लगा कि सू चेन अकेला पड़ गया और वो सब मिलकर आसानी से उस पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए उन्होंने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही पहला आदमी दरवाजे से अंदर घुसने लगा, सू चेन ने अपनी गन से उसके पेट में सीधी गोली मार दी, जिससे वो आदमी वहीं ढेर हो गया। बाकी लोगों के पसीने छूट गए और सू चेन ने फिर से गन तानते हुए साफ कह दिया कि जो भी इस दरवाजे से अंदर कदम रखेगा वो जिंदा नहीं बचेगा।